नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर अपने यूपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए जो 2013 से 2025 तक हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं प्रीलिम्स के, उसमें आज हम पॉलिटी के PYQs 2017 को सॉल्व करेंगे विद जो है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का अपना पहला प्रश्न जो बुकलेट नंबर ए रहेगी, 2017 की बुकलेट है ये, और इसमें ए है अपना बुकलेट संख्या जो है नंबर। और यहाँ पर अब पहला प्रश्न जो पॉलिटी का होगा 2017 में बुकलेट नंबर ए में, वो 1 नंबर है। मैंने कहा कि जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि मैंने क्या किया था कि पहले से ही लिखकर सारे जो है क्वेश्चंस के नंबर लिख लिए हैं ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? ये बाइलिंगुअल रहती है बुकलेट, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। क्या आपको प्रश्न स्पष्टता से दिख रहा है? दिख रहा है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की संसद के संदर्भ में, बेसिकली संसद के बारे में यहाँ पूछ रहा है, भारत की संसद के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है, ठीक है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ठीक है, तो पहला कथन है इस प्रश्न का। अब दूसरा कह रहे हैं कि हाल ही में, यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे, दूसरा कथन कह रहा है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ही कथन गलत है। तो आइए भारत की संसद के संदर्भ में क्या कथन यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनको हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। ठीक है, आइए। तो पहला प्रश्न की व्याख्या जो है यहाँ पर दी गई है, इसका PDF आपने मांगेंगे तो PDF और PPT दोनों प्रोवाइड हो जाएगा, इसमें व्याख्यायित भी है। ये संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। पहला कथन गलत क्यों था इसको समझते हैं। निजी सदस्य विधेयक वो होता है, संभल के समझिएगा, निजी सदस्य जो है, सदस्य वो होता है, बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं निजी सदस्य विधेयक वो होता है जिसे कोई मंत्री नहीं है। ठीक है, जिससे कोई मंत्री नहीं, निजी सदस्य विधेयक वो होता है जिसमें कोई मंत्री नहीं बल्कि संसद का सामान्य सदस्य पेश करता है। मंत्री द्वारा जो पेश किया गया विधेयक है वो सार्वजनिक विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वजनिक विधेयक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सार्वजनिक विधेयक कहलाता है। ठीक है, तो हम एक बार सार्वजनिक विधेयक के टर्मिनोलॉजी को भी साथ में समझते चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि बीच बीच में नहीं समझे कि सार्वजनिक विधेयक बेसिकली पब्लिक बिल है। ये पब्लिक बिल है, जो विधेयक सरकार के मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है उसे सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। यानी कि निजी सदस्य विधेयक ज्यादातर विपक्ष की राय दिखाता है और इसके पास होने की संभावना, उसको पास होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अगर ये विधेयक खारिज हो जाए तो इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। पहला कथन गलत था। क्यों गलत था हमने समझा। दूसरा कथन भी गलत था। क्यों? क्योंकि आज तक आजादी के बाद से संसद में केवल लगभग 14 निजी सदस्य विधेयक ही पास हुए हैं। ठीक है, 14 निजी सदस्य ही विधेयक ही पास हुए हैं, जबकि यहाँ पर आपका जो आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो कह रहे हैं कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। तो दोनों कथन गलत थे, इसीलिए कह रहे हैं ना तो एक ना तो दो। तो आपने देखा कि पहला प्रश्न पॉलिटी का यहाँ पर पूछा गया था, उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। अब और कौन सी प्रश्न संख्या है पॉलिटी की बुकलेट नंबर ए 2017 में? प्रश्न संख्या है 7, लेकिन मैंने पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो 97 क्वेश्चन का दे दिया है। तो चलो प्रश्न संख्या 97 पर चलते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, वरना रिदम उसमें एक्सप्लेनेशन का सीरीज गड़बड़ हो जाएगा। 97 नंबर, ठीक है, 97 यहाँ पर है 97। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 97 पर आते हैं। ओके, ऊपर होगा मेरे ख्याल से 94, 97 यहाँ होगा, 96, 97।
ठीक है। भारत के संविधान में, ध्यान से देखिएगा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? ऑप्शन ए मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध, ऑप्शन 2 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन 3 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ऑप्शन 4 कारखानों और खादानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर 97 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पहला और चौथा ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है। आइए इसको समझते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर समझते हैं। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं। ऑप्शन सी मैंने कहा कि सही होगा, ठीक है। इसके बाद कथन एक सही था। क्यों सही था? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 23 है वो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव तस्करी यानी कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स कौन कौन शामिल है उसके अंतर्गत? जैसे पुरुष, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त, ठीक है। महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी जिसमें वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा शामिल है, दास्ता शामिल है, इसलिए कथन एक आपका सही हो जाता है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है वहां पर, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन कहता है कि भारतीय संविधान में दिया गया है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता है। और ये समानता का अधिकार जो है इसके अंतर्गत आर्टिकल 17 में है ये, ठीक है। आर्टिकल 17 में आपका समानता के अधिकार की बात करता है। कथन 3 भी गलत था। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपके आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के से संबंधित है, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है? ऑप्शन 4 हमारा ठीक था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 24 जो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार कारखानों आदि में बाल श्रम के निषेध को सुनिश्चित करता है, और इसी उद्देश्य से बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में लाया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये और बच्चों से जुड़े अपराधों की त्वरित बहुत जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बाल न्यायालय का प्रोविजन किया गया था। यहाँ तक स्पष्ट है, ठीक है। तो आपके इतने कथन सही हो गए हैं। यहाँ पर यही प्रश्न आपको कहने का प्रयास कर रहा था, वही हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर यानी पहला चौथा ठीक था। दूसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से परिकल्पित है, वो कौन कौन से हमने देख लिया। अब आता है हमारा पहला प्रश्न है, उसके बाद है आपका 7 नंबर का प्रश्न पॉलिटी का 2017 बुकलेट नंबर ए में, ठीक है। हम सीधे ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पर हम चलते हैं। एक सेकेंड, हिंदी में जल्दी स्क्रॉल करने से क्या हो जाता है ना, ये हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपीज में जोड़ा गया था? पहला कथन कह रहा है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन हो। बी ऑप्शन कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता हो। ऑप्शन सी कह रहा है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार हो। ऑप्शन डी कह रहा है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। दूसरा कथन ठीक है, ए, सी और डी यहाँ पर गलत है। आइए देखते हैं डीपीएसपीज आपके यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इसके बाद अगला इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो हमने देखा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हमने देखा ऑप्शन बी करेक्ट था। यहाँ पर संविधान में संशोधन के विषय में बेसिकली पूछ रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1976 में। इसके द्वारा डीपीएसपीज को जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जो मूल सूची है उसमें 4 नए तत्व जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 39, इसके अंतर्गत क्या कहता है? बच्चों के स्वास्थ्य के डेवलपमेंट के लिए अवसर जो है सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या कहता है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और आर्टिकल 48 ए क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों का संरक्षण इत्यादि करने की बात ये आर्टिकल आपका यहाँ पर कह रहा है। ठीक है,
यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, हमने पहला प्रश्न 7th क्वेश्चन और 97 नंबर पर पॉलिटी का क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए में देखा। अब क्वेश्चन संख्या है आपकी 8, यानी कि जस्ट इसके नीचे जो प्रश्न आ रहा है उसकी बात करें, प्रश्न संख्या 8 यहीं पर है। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है। पहला है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा है अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और ऑप्शन डी कहता है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, ये सही है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नागरिकों के अधिकार की बात कर रहा है, राइट्स ऑफ सिटीजन। तो पहला कथन गलत था, क्योंकि अधिकारों का जो दावा है वो नागरिक राज्य के खिलाफ करते हैं, ना कि राज्य नागरिकों के खिलाफ। क्लियर है। ऑप्शन बी भी गलत था, क्योंकि अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं होते हैं। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करने के लिए जो राइट्स हैं वो अत्यंत जरूरी हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किसी विशेषाधिकार की अवधारणा नहीं है जो समाज में असमानता, इनइक्वालिटी पैदा करे। ऑप्शन सी भी सही हो जाता है, क्योंकि जो राइट्स है उनकी जो अवधारणा है उसका जो मूल उद्देश्य है वो राज्य के द्वारा नागरिकों के शोषण को रोकना है, नागरिकों के ऊपर होने वाले शोषण को रोकना है। अधिकार स्वभाव से नागरिकों के ही होते हैं, इसीलिए मूल रूप से ये व्यक्ति द्वारा राज्य के विरुद्ध किया गया दावा होता है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा होता है। यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है आपका, क्योंकि आर्टिकल 18 कहता है कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि या फिर विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए अधिकार कुछ गिने चुने नागरिकों के विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत था। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस ठीक थे? सी ऑप्शन ठीक था कि अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं। तो हर एक सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा, और ये तभी संभव होगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी थोड़ी सी। ठीक है, पहला प्रश्न देखा, 7 नंबर का प्रश्न देखा, 8 नंबर का और 97 नंबर का, जिसपे हमने देखा कि यहाँ पर पॉलिटी के प्रश्न दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 जो पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो पॉलिटी का प्रश्न है आपका, नीचे होगा, ये रहा। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। ऑप्शंस क्या हैं आपके? एक संघवाद है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन सी प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, भारतीय वो स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का की व्याख्या की जा सकती है, एक प्रयोग है इसका। आइए इसको हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि स्थानीय शासन का उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो पंचायती राज, जिसको हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, उसका मतलब है कि गांव और स्थानीय स्तर पर लोग खुद फैसले लें। इसका उद्देश्य है कि जमीनी लोकतंत्र बेसिक तरीके से, यानी लोगों की सीधी भागीदारी से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसे सबसे अच्छे रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति आई, उसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होगी, प्लीज आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है यहाँ पर? अगला प्रश्न संख्या है 17। ठीक है, 17 प्रश्न संख्या बुकलेट नंबर ए 2017 में है। ठीक है, जिसमें इसके जस्ट 16 के नीचे ही है। तो 17 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, पहला ऑप्शन विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ऑप्शन 2 कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही कथन यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। आइए एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि
यहाँ पर डीपीएसपीस के बारे में हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा, इसमें भी पढ़ा और पढ़ते हैं। ये सरकार के लिए सलाह या फिर दिशा निर्देश देते हैं। इनका पालन जो है कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार इन्हें जन कल्याण के लिए अपनाती है। मौलिक अधिकार क्या है? ये नागरिकों के पक्के अधिकार हैं और सरकार कोई भी कानून या फैसला ऐसा नहीं कर सकती जो उन अधिकारों के खिलाफ हो, जो यहाँ पर आपके ह्यूमन राइट्स की जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। अब प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36 बुकलेट नंबर ए 2017 में। हम यहाँ पर पीडीएफ में चलते हैं, 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। बायलिंगुअल है, किसी भी भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आप खुद को सहज और सक्षम महसूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में सही कह रहे हैं? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन 2, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों की कुछ मूल बातें हैं। जैसे पहला कथन गलत था, दूसरा भी गलत है अपना। तो पहला कथन गलत था, क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और ये PYQ है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाते हैं। ये सभी आर्टिकल 51A में लिखे गए हैं, जिसमें कुल कितने कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, 11 हैं। लेकिन इन्हें जबरदस्ती लागू करने का कोई सीधा कानून नहीं है। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, कर्तव्य हैं, उनको कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य सीधे सीधे कानूनी कर्तव्य नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट, संसद चाहे तो इनके पालन के लिए कानून बनाकर सजा या जुर्माना तय कर सकती है। याद रखने लायक क्या है कि मौलिक जो कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको हम कहते हैं, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और विदेशियों पर ये नहीं होते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है, अगर आप गलती कर देंगे तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 पर अब हम आते हैं। प्रश्न संख्या 38 पर हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 38, ठीक है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अंदर उद्देशिका में, प्रियम्बल में हमारे नहीं दिया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसको। देखिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता की जो बात कर, स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति पर बेकार की रोक टोक ना हो बेसिकली, और हर इंसान को, हर नागरिक को सोचने, बोलने और अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिले बेसिकली। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति खुलकर आगे बढ़ सके और अपना विकास कर सके। इसलिए संविधान सभी को देता है सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, विश्वास की आज़ादी, धर्म मानने की आज़ादी। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता की यहाँ पर बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या होगा यहाँ पर 38 बुकलेट नंबर ए में। फिर प्रश्न संख्या है 42, प्रश्न संख्या है 42, इसके अंतर्गत आते हैं 42 प्रश्न पर आते हैं। 41, 42, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वह क्रियाशील बनाता है। ठीक है, क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। ऑप्शन डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो इस प्रश्न का उत्तर 42 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि साधारण पुरुष, महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को करेक्ट हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कहता है कि अच्छा ये वाला हिस्सा रह गया था आपका, न्याय वाला।
चलो ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, मैं इसका पीपीटी शेयर कर दूंगी। लोकतंत्र की मूल अवधारणा क्या है, बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं 42 का ये, कि लोकतंत्र का मतलब है कि लोग खुद फैसला करते हैं, सरकार लोगों की इच्छा से बनती है और वही तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी। इसलिए लोकतंत्र में मतदाताओं का सही फैसला बहुत जरूरी होता है और यही कारण है कि समझदारी और अच्छा चरित्र लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न संख्या आपका 47 है, अभी हमने देखा 47 है। ठीक है, 47 पे चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। ये रहा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ऑप्शन बी, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों में स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। पूछ रहे हैं भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, और क्वेश्चन नंबर 47 है आपका ये। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। आइए समझते हैं इसको, क्या कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्यों के बीच एक रिलेशन समझना है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, कोरिलेटिव है। ठीक, कोरिलेटिव है। संवैधानिक लोकतंत्र जैसे कि भारत, इसमें राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और साथ ही उनके लिए कर्तव्य भी निर्धारित करता है ताकि समाज में शांतिपूर्ण ढंग से चला जा सके। हालांकि कभी कभी राज्य ऐसे ड्यूटीज भी नागरिकों पर लागू कर देता है जो समाज के हाशिए पर मौजूद जो वर्ग हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, उनके अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 47 का करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक ऑर्गेनिक संबंध होता है। अगर दूसरे लोग अपने ड्यूटीज का पालन नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। अगर मान लीजिए कोई अपनी ड्यूटी का पूरा पालन नहीं कर रहा, उससे किसी और के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं भी उठा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का जीवन का अधिकार इस बात को मानता है कि दूसरे लोग उसे सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। आर्टिकल 21 आपका कहता है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह कोई व्यक्ति स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का आनंद नहीं ले सकता अगर दूसरे लोग पर्यावरण की रक्षा और उसका संरक्षण करने का कर्तव्य पूरा नहीं निभाएंगे, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है इसके बाद, प्रश्न संख्या है 48 है, प्रश्न संख्या 48 है इसके बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 है यहाँ पर। आइए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देश्य का, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। 48 प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है, ऑप्शन ए, उद्देशिका में हमें भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत जो है दिखाई देता है। किस प्रकार से, आइए समझते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ पर प्रियम्बल का उद्देश्य का विकल्प ए सही है, प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का आधार विचार बताती है, बेस क्या है पूरा बताती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें वे मूल्य हैं जिन पर पूरा संविधान टिका हुआ है। जैसे बेरुवारी यूनियन केस जो 1960 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी भी कही जाती है। ठीक है, प्रस्तावना खुद कोई आर्टिकल नहीं है बल्कि पूरे संविधान की आत्मा मानी जाती है। विकल्प बी गलत था, क्योंकि मौलिक अधिकार पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 की बात करें, मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली गई है, मोतीलाल नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 से ली गई है, और इनका उद्देश्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना, ना कि प्रस्तावना का महत्व बताना। इसलिए दूसरा कथन गलत था। अब तीसरा विकल्प भी गलत था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रेरित है। इनका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को जो है बैलेंस करना, देना, ना कि प्रस्तावना की भूमिका को समझाना। अब विकल्प डी भी गलत था, मौलिक कर्तव्य, क्यों, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पार्ट 4 के ए में आती हैं 51 ए के अंतर्गत।
ठीक है। इन्हें 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1967 में जोड़ा गया था और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से ली गई है। हर टॉपिक अपने आप में एक प्रश्न को लिए हुए है, हर प्रश्न में एक उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सी संख्या है? प्रश्न संख्या है आपकी 46। ठीक है, 46 प्रश्न संख्या है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, 45, 46 यहाँ है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ ये है कि ऑप्शंस ए क्या कहता है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि ये नीति की निरंतरता प्रदान करता है और ये अधिक दक्ष भी है। ऑप्शन सी कहता है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ऑप्शन डी सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ये 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष भी है। आइए एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात कर रहा है। पहला कथन गलत क्यों है? क्योंकि पहले आम चुनाव में सीपीआई सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 16 सीटें थी। कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की और 364 सीटें इतने में से जीती और 45% वोट पाया और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री बने। क्लियर है? दूसरा कथन सही था क्योंकि 1969 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली और इसे कानूनी दर्जा 1977 में मिला। कथन तीसरा भी गलत था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% यानी कि 55 सीट जीतनी होती है। ये शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है, तीसरा कथन। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या आपका है 50। अगला प्रश्न संख्या आपका 50 है। आइए प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 पर हम चलते हैं। ये इंग्लिश में है, आपका हिंदी में आई थिंक, देखिए यहाँ नीचे तो नहीं है, ऊपर होगा। 50 प्रश्न संख्या ये रहा। भारत की संसद किसके और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रित रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो 50 जो नंबर प्रश्न संख्या है उसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन से इसको और थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि संसदीय कार्रवाई के साधन की बात कर रहे हैं। संसदीय कार्रवाई के प्रमुख साधन यानी कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? जब कोई बहुत जरूरी और ताजा सार्वजनिक मुद्दा हो तो उस पर तुरंत चर्चा कराने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद के पहले घंटे में सांसद सवाल पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। ठीक है, कभी कभी सवाल निजी सदस्यों से भी पूछे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? जब कोई बहुत जरूरी और ताजा सार्वजनिक मुद्दा हो तो उस पर तुरंत चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्नकाल संसद के पहले घंटे में सांसद जो है सवाल पूछते हैं, मंत्री जवाब देते हैं। सेम चीज आई थिंक कॉपी पेस्ट हो गई है। ये प्रश्न के 3 प्रकार होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न जिसको हम स्टेयर्ड क्वेश्चन कहते हैं, मौखिक उत्तर दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो है अतारांकित प्रश्न जिसको अनस्टेयर्ड क्वेश्चन कहते हैं, लिखित उत्तर दिया जाता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिन से कम सूचना पर पूछा जाता है और इसका उत्तर मौखिक होता है। ये डिफरेंस यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि इसमें टोटल 2017 में मैं आपको बता दूं, 2017 का जो PYQ है आपका यूपीएससी का प्रश्न पत्र है यूपीएससी का, उसमें पॉलिटी के अगर स्पेसिफिकली बात करूं, पॉलिटी से मात्र शायद 22 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमने 10 से 11 प्रश्न आज कर लिए हैं। 10 से 12 या 11 प्रश्न हमने कर लिए हैं। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं 2017 वाले, उसको हम जब 2018 का प्रश्न करेंगे सॉल्व, जिसमें पॉलिटी स्पेसिफिकली सॉल्व करेंगे, उसके साथ उसको एड ऑन कर देंगे। और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आपका ये प्रोग्राम आता है, जिसमें हम PYQs को सॉल्व कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अभी पॉलिटी से शुरू किया है।
और अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्रोग्राम्स को ज़रूर देखिए। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप इन प्रोग्राम्स को सही से क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या समस्या आ रही है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के साथ इन प्रोग्राम्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें और इन वीडियोस को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगाएं। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए मददगार साबित होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहीं ट्यूसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हर सैटरडे को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी 2026 को मद्देनजर रखते हुए, प्रीलिम्स को और पीसीएस की तैयारी करें तो भी उसमें काम आएगा। संडे को शाम को 7 बजे आपको मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स दिया जाता है आर्ट एंड कल्चर, ये संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर। तो इन सारे प्रोग्राम्स को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज़। इन सारे प्रोग्राम्स को देखिए, आपको अच्छा लगेगा, समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताइए, कुछ नहीं समझ आता है तो भी मुझे बताइए। और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।